डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। आपने अभी तक सुना जयपुर पूर्वी स्टेशन पर रिया शर्मा और उसकी सहेलियों तान्या जिया और दीपिका युजिया से मिलने के बाद राहुल शर्मा ने उन्हें कई रेस्तरां में स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठाया। दीपिका के बैग खरीदने की इच्छा ने उन्हें एम के मॉल की ओर खींचा, जहां जनरल मैनेजर यशवंत होंग ने राहुल को मालिक के रूप में सम्मान दिया। जब दीपिका को उसका पसंदीदा केएल बैग मॉल में नहीं मिला तो राहुल ने याद किया कि यह बैग पनवेल विला में मौजूद है, जो उसे एलवी के शेयर होल्डर होने के नाते मिला था। वह रिया और सहेलियों को अपने शानदार विला की ओर ले गया, जहां उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। अब आगे डिंग लिफ्ट की हल्की आवाज के बाद वह चौथी मंजिल पर रुकी। एम के मॉल जयपुर का मशहूर सुपरमार्केट था। इसकी शानदार और आधुनिक सजावट, साथ ही कई बड़े ब्रांड्स की मौजूदगी इसे लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती थी। लिफ्ट से बाहर निकलते ही हंसी मजाक और लोगों की चहल पहल दिखाई दी। यहाँ खरीदारी करना जैसे आत्मा को सुकून देता था। राहुल, रिया, तान्या और दीपिका मॉल में घूमते हुए एलवी स्टोर के पास पहुंचे। दीपिका ने स्टोर की हाई एंड और स्टाइलिश सजावट देखी और उसकी आंखें चमक उठीं। वह बेसब्री से अंदर चली गई। स्वागत है, दरवाजे पर खड़ी महिला शॉपिंग गाइड ने मुस्कुराकर कहा। लड़कियों को बईग्ज़ के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है। दीपिका और तान्या ने शानदार बईग्ज़ देखे, उनका मुंह आधा खुल गया और चेहरों पर इसे चाहिए का भाव था। शॉपिंग गाइड इस भाव को अच्छी तरह पहचानती थी। उसने पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? दीपिका को होश आया। मैं एक बैग खरीदना चाहती हूँ। खुद के लिए? कोई खास स्टाइल पसंद है? गाइड ने कहा। हाँ, अपने लिए, और मैंने ऑनलाइन एक बैग पसंद किया है। दीपिका ने फोन निकाला और एल्बम से एक बैग की तस्वीर दिखाए। महिला गाइड की पेशेवर जानकारी शानदार थी। उसने एक नज़र में बैग का मॉडल और स्टॉक पहचान लिया। ये केएल बैग है, लेटेस्ट मॉडल, लेकिन हमारे स्टोर में अभी स्टॉक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसने माफी मांगते हुए कहा। अरे नहीं है, दीपिका ने निराश होकर कहा। दीपिका, कोई और बैग पसंद है? तान्या ने पूछा। मैंने इस बैग को बहुत समय से देखा था, मुझे ये बहुत पसंद है, दीपिका ने कहा। तभी राहुल ने दीपिका के फोन में बैग की तस्वीर देखी और थोड़ा चौंका। ये बैग, उसे याद था कि एलवी के 5% शेयर मिलने के बाद उनके प्रेसिडेंट ने पनवेल विला में ढेर सारे कपड़े और बईग्ज़ भेजे थे। स्कैन कौशल की वजह से उसने सब कुछ एक नज़र में याद कर लिया था और उसमें ये केएल बैग भी था। राहुल ने मन में सोचा, अगर पता होता कि दीपिका यही बैग चाहती है तो सीधे पनवेल विला ले जाता। यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे पता है ये बैग कहाँ है, राहुल ने कहा। सच में? दीपिका ने उत्साह से पूछा। वह फाइनल एग्जाम के बाद अपने लिए यह बैग खरीदना चाहती थी। उसने खाली समय में ऑनलाइन कई बईग्ज़ की जानकारी और तस्वीरें देखी थीं और आखिर में केएल बैग पसंद किया। स्टोर में बैग न मिलने से वह निराश थी, लेकिन राहुल की बात ने उसकी उम्मीद जगा दी। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ठीक है, दीपिका ने खुशी से कहा। राहुल, रिया, दीपिका और तान्या पार्किंग लॉट लौटे। राहुल ने एक्सीलरेटर दबाया और मर्सिडीज बिग जी बाहर की ओर बढ़ी। मॉल के निकास पर यशवंत होंग कई सूट बूट पहने पुरुषों और महिलाओं के साथ इंतजार कर रहा था, जिनके पास डायरेक्टर और डिप्टी जनरल मैनेजर जैसे वर्क बैज थे। राहुल की गाड़ी देखकर वे सैनिकों की तरह दो पंक्तियों में सीधे खड़े हो गए और एक स्वर में चिल्लाए, श्री शर्मा, अलविदा। आवाज एक समान और प्रभावशाली थी। ये यशवंत का अस्थायी आयोजन था। उसके लिए मालिक राहुल का एम के मॉल आना बड़ा मौका था। भले ही वह काम का मार्गदर्शन न कर सके, उसे अधिकतम सम्मान दिखाना था। ये दृश्य देखकर दीपिका, तान्या और रिया अवाक रह गईं। जब मर्सिडीज बिग जी मॉल से पूरी तरह निकल गई तो तीनों धीरे धीरे होश में आईं। रिया ने पूछा, भैया, वो लोग एम के मॉल के जनरल मैनेजर और डायरेक्टर्स थे? राहुल ने उनके वर्क बैज देखे थे। उसने सिर हिलाया। हाँ, तो उन्होंने तुम्हें लाइन में क्यों विदा किया? रिया ने पूछा। दीपिका और तान्या ने भी कान खड़े किए। वे भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती थीं। राहुल ने हल्के से कहा, क्योंकि मैं एम के मॉल का मालिक हूँ। सन्नाटा। पूरी गाड़ी में खामोशी छा गई। एम के मॉल का मालिक? जयपुर के सेंटर में बना यह मॉल, इतनी शानदार सजावट और बड़े ब्रांड्स, इसकी कीमत क्या होगी? लाखों, करोड़ों। रिया को पता था कि उसका भाई असाधारण है और मालवीय मॉल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर भी है, लेकिन ये बात उसे भी चौंका गई। राहुल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह मर्सिडीज बिग जी को त्यानहू के पास पनवेल विला समूह की ओर ले गया। रिया, दीपिका और तान्या धीरे धीरे पिछले झटके से उबरी।
पनवेल विला समूह का खूबसूरत माहौल देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। ये घर तो परियों के महल जैसे हैं, तान्या ने तारीफ की। देखो, वहाँ कई स्पोर्ट्स कारें हैं, दीपिका ने चिल्लाकर कहा। अरे, वो हेलीकॉप्टर है। रिया भी हैरान थी। उसने पूछा, भैया तुम हमें बैग लेने नहीं ले जा रहे? ये तो किसी और का घर लगता है। राहुल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने तर्जनी से कोड लॉक दबाया। बीप, दरवाजा खुला। अगले ही पल कमरे में ढेर सारे कपड़े और बैग्स दिखे। रिया, दीपिका और तान्या का मुंह ओ आकार में खुल गया, जैसे वे अंदर निकल सकती थीं। पहले राहुल इस विला में रहता था, लेकिन लॉजिस्टिक्स कंपनी ने कपड़े और बैग्स यहाँ रखे तो वह दूसरे विला में चला गया। इन कपड़ों और बैग्स की उसने कभी देखभाल नहीं की। राहुल ने देखा कि तीनों अवाक थीं। वह अंदर गया और कपड़ों बैग्स के ढेर से दीपिका का केल बैग निकाला। उसने हंसकर कहा, रिया तूने गलत कहा, ये किसी और का घर नहीं, मेरा घर है। ये बात शांत झील में पत्थर की तरह थी जिसने लहरें पैदा की। भैया तुम कह रहे हो ये विला तुम्हारा है? रिया ने अविश्वास भरे लहजे में पूछा। हाँ, राहुल ने सिर हिलाया। तो ये कपड़े और बैग्स उद्धरण चिन्ह? रिया ने पूछा। मेरे ही हैं, राहुल ने सहजता से कहा। अरे भगवान, हा हा हा, रिया उत्साह से चिल्लाए और कपड़ों बैग्स के ढेर की ओर दौड़ी, फिर उसमें कूद पड़ी। वह कपड़ों और बैग्स के सागर में तैरने लगी। फिर कई बैग्स उठाकर राहुल के पास आए। भैया ये बैग मेरे पीछे अच्छा लगता है या ये वाला? ये ज्यादा स्टाइलिश है न? और ये भी अच्छा है। वाह, ये बैग कितना प्यारा है। राहुल ने उसकी गंभीरता देखी और हंसकर कहा, तूने तो कहा था कि बैग धोना मुश्किल है। रिया को बैग धोने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसे पता था कि राहुल असाधारण है, लेकिन वह फिजूल खर्ची नहीं करती थी। अब जब बैग्स पहले से मौजूद थे तो कुछ लेने में क्या हर्ज, लेकिन वह ये स्वीकार नहीं करती। उसने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। सच में, शायद मुझे अचानक बहुत ताकत मिल गई। राहुल ने उसका गंभीर झूठ देखा, हंसकर उसका गाल दबाया। और खा, गाल पतला है, कुछ चढ़ता ही नहीं। रिया, जो पहले खुश थी, ने मुंह फुलाया। भैया, राहुल और जोर से हंसा। उसने केएल बैग दीपिका को दिया। तुम्हारा बैग? शुक्रिया। दीपिका ने जल्दी से बैग लिया और फोन निकाला। मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करती हूँ। राहुल ने दीपिका की ईमानदारी की तारीफ की। उसने हंसकर कहा, नहीं, तुम रिया की दोस्त हो, जयपुर पहली बार आए हो, ये बैग मेरा गिफ्ट है। फिर उसने तान्या से कहा, तुम भी एक बैग चुन लो। दीपिका और तान्या हिचकिचाईं। भले ही राहुल के पास ढेर सारे बैग्स थे, लेकिन उनकी शिक्षा ने सिखाया था कि दूसरों की चीजें बिना वजह नहीं लेनी चाहिए, खासकर इतना महंगा बैग। रिया ने कहा, शर्माओ मत, भैया के पास ढेर सारे बैग्स हैं, इन्हें पड़ा रहने देना बेकार है। ये सुनकर दोनों ने शर्माना छोड़ दिया। वैसे भैया, तुमने इतने सारे कपड़े और बैग्स क्यों खरीदे? रिया ने पूछा। तान्या और दीपिका ने भी कान खड़े किए। वे भी उत्सुक थीं। इन्हें मैंने नहीं खरीदा, एलवी के प्रेसिडेंट ने भेजे, क्योंकि मैं उनका शेयर होल्डर हूँ, राहुल ने कहा। सन्नाटा, पूरा दृश्य शांत हो गया। शेयर होल्डर यानी राहुल एलवी का बॉस है। वे नहीं जानती थीं कि एलवी का मार्केट वैल्यू कितना है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड उनकी हैरानी के लिए काफी था। राहुल ने तीनों की अवाक शक्लें देखीं और नाक सहलाए। अब क्या करना चाहते हो? रिया की समझने की क्षमता बेहतर थी। वह सबसे पहले बोली, तनिष्क सुगंध का एसेंस। हाँ, हमें वो खरीदना है। ये बहुत अच्छा है, कुछ बार इस्तेमाल करने से त्वचा गोरी और चमकदार हो जाती है। वहां से और ब्लैकहेड्स गायब। रिया का लहजा ऊंचा हो गया। वह वाकई इसे चाहती थी। राहुल के चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा। उसने ब्यूटी वाटर नंदिनी गुप्ता को सौंपा था और कभी तनिष्क सुगंध के मामलों में ध्यान नहीं दिया। हाल ही में नंदिनी ने बताया था कि तनिष्क सुगंध का एसेंस देश में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन राहुल ने इसे नजरअंदाज किया। अब उसकी बहन भी इसे जानती थी। रिया को लगा कि राहुल को तनिष्क सुगंध का पता नहीं है। उसने कहा, भैया तुम्हें नहीं पता कि हरियाली गांव में ये कितना हिट है, शेल्फ पर आते ही बिक जाता है। फिर उसने आह भरी, मैं जयपुर में अपनी किस्मत आजमाने आई, लेकिन पता नहीं मिलेगा कि नहीं। दूसरे नहीं खरीद सकते, लेकिन मैं नहीं खरीद सकता। राहुल चाहता तो सिस्टम से ब्यूटी वाटर खरीद सकता था। तनिष्क सुगंध का एसेंस तो ब्यूटी वाटर को सैकड़ों गुना डिस्टिल्ड वाटर के साथ मिलाकर बनता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अपनी बहन को बाद में बेहतर ब्यूटी वाटर दे सकता था। अभी उसकी तनिष्क सुगंध की इच्छा पूरी करनी थी। राहुल ने कहा, चलो मैं तुम्हें तनिष्क सुगंध का एसेंस खरीदने ले चलता हूँ। ठीक है, रिया ने खुशी से कहा। रिया कुछ बैग्स लेकर मर्सिडीज बिग जी में बैठी। पनवेल विला समूह के गेट से गुजरते वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स की 2 पंक्तियां फिर सैनिकों की तरह सलामी देने लगीं। तान्या ने तारीफ की, महल जैसे घरों में सिक्योरिटी गार्ड्स वाकई मेहनती हैं। रिया ने कहा, पता नहीं यहाँ कितने लोग रहते हैं।
हर मालिक को ऐसे सलामी देनी पड़े तो कितना थक जाएंगे। राहुल ने कहा, ऐसा नहीं है। क्यों? रिया ने पूछा। क्योंकि यहाँ सारे विला मेरे हैं, उन्हें सिर्फ मुझे सलामी देनी है, इसमें थकान कैसी? राहुल ने कहा। सन्नाटा। मर्सिडीज बिग जी में खामोशी छा गई। सारे विला मेरे हैं। ये वाक्य साधारण था, लेकिन रिया, दीपिका और तान्या के कानों में गूंजता रहा, जैसे उनके कानों में दर्द हो रहा हो। गुर्र। दीपिका का गला सूख गया। उसने गला निगलकर पूछा, तो विला में स्पोर्ट्स कारें और हेलीकॉप्टर सब मेरे हैं, राहुल ने कहा। अरे भैया, वापस चलो, जल्दी वापस, रिया उत्साह से चिल्लाए। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। मुझे हमारे घर को अच्छे से देखना है, रिया ने चिल्लाकर कहा। राहुल ने उसका उत्साह देखा और उसे निराश नहीं किया। उसने गाड़ी मोड़ी और पनवेल विला समूह की ओर लौट गया। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने राहुल को लौटते देखा और फिर सीधे खड़े होकर सलामी दी। राहुल ने रिया, दीपिका और तान्या को एक एक विला का दरवाजा खोलकर दिखाया। हर विला की अलग अलग सजावट देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। जब वे राहुल के मौजूदा विला में पहुंचे, रिया अंदर नहीं गई। वह हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ी और चिल्लाई, भैया, चाबी है, मैं अंदर देखना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, राहुल ने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खींचकर खोल दिया। वाह, शानदार इंटीरियर सबके सामने था। रिया बेसब्री से अंदर बैठ गई और हेलीकॉप्टर में उछलने लगी जैसे कोई छोटा बच्चा। हेलीकॉप्टर में तान्या जिया और दीपिका युजिया भी उतनी ही हैरान थीं, लेकिन वे ज्यादा संयमित थीं। वे यहाँ वहाँ छूती, कभी सीट कभी कंट्रोल पैनल। शायद धूप में ज्यादा समय बिताने की वजह से उनके चेहरों पर हल्की लालिमा छा गई थी। काफी देर बाद रिया, तान्या और दीपिका अनमने मन से हेलीकॉप्टर से उतरी। रिया ने हेलीकॉप्टर, पास की सुपरकॉर्स और ऊंचे विलाओं को देखा। जैसे कोई जनरल अपनी सेना का निरीक्षण करता हो, उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। वाकई, ये मेरा घर है। आखिर में उसने कहा, भैया चलो तनिष्क सुगंध का एसेंस खरीदने। ठीक है, राहुल ने जवाब दिया। दो पंक्तियों में खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स की सलामी के बीच राहुल, रिया, तान्या और दीपिका ने मर्सिडीज बिग जी में बैठकर बाहर की ओर रुख किया। राहुल ने चौड़ी सड़कों पर गाड़ी दौड़ाई और जल्द ही वे जयपुर के डाउनटाउन में थे। रिया, तान्या और दीपिका ने रंग बिरंगी दुकानें देखी और उनकी आंखों में लालच उभरा। तभी रिया चिल्लाई, रुको भैया, रुको। हस। राहुल ने ब्रेक मारा। क्या हुआ? तनिष्क सुगंध। वो तनिष्क सुगंध की दुकान है, रिया ने दूर भीड़ से घिरी दुकान की ओर इशारा करते हुए उत्साह से चिल्लाया। वह तान्या और दीपिका के साथ बेसब्री से दौड़ी, लेकिन थोड़ी देर बाद तीनों निराश होकर लौटी। रिया ने आह भरी, यहाँ भी तनिष्क सुगंध का एसेंस खत्म हो गया। राहुल ने हंसकर कहा, चलो, जहाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वहाँ जरूर मिलेगा। सच में? रिया ने पूछा। तेरे भैया ने कब झूठ बोला? राहुल ने कहा। राहुल ने मर्सिडीज बिग जी फिर शुरू की और आगे बढ़ा। जल्द ही सेंट्रल टावर सबके सामने था। टावर की सबसे प्रमुख जगह पर तनिष्क सुगंध का विज्ञापन चमक रहा था। तनिष्क सुगंध, ये इसका मुख्यालय है? रिया ने पूछा। बिल्कुल, तुझ में कुछ समझ तो है, राहुल ने कहा। रिया, तान्या और दीपिका के चेहरों पर उत्साह छा गया। मुख्यालय में तो एसेंस जरूर मिलेगा। वे लिफ्ट से सीधे 17वीं मंजिल पर गए। डिंग। लिफ्ट का दरवाजा खुला और एक हल्की, मनमोहक सुगंध फैली। कांच के पार ऑफिस में कर्मचारियों की व्यस्तता दिख रही थी। राहुल बिना कुछ कहे अंदर चला गया। तभी रिया ने गेट पर लगे साइन को देखा, कंपनी के कर्मचारियों के अलावा प्रवेश निषेध। इंद्रधनुषी इत्र और तनिष्क सुगंध के एसेंस की सफलता के बाद तनिष्क सुगंध बेहद लोकप्रिय हो गया था। हर दिन सहयोग के लिए व्यापारी और एसेंस खरीदने के लिए ग्राहक आते थे। इससे कंपनी का सामान्य काम प्रभावित होने लगा था, इसलिए गैर कर्मचारियों का प्रवेश बंद कर दिया गया था। रिया, दीपिका और तान्या ने सोचा, अब तो हमें बाहर निकाल देंगे, लेकिन अगले ही पल वे अवाक रह गए। फ्रंट डेस्क की खूबसूरत कर्मचारी जल्दी से खड़ी हुई और मधुर आवाज में बोली, श्री शर्मा, नमस्ते। राहुल ने सिर हिलाया। नमस्ते। ये साधारण अभिवादन था, लेकिन कर्मचारी का चेहरा और चमक उठा। श्री शर्मा, आप चेयरमैन से मिलने आए हैं, वह अभी ऑफिस में होंगी। ठीक है, राहुल ने कहा और अंदर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि रिया और बाकी रुकी हुई हैं। रिया, वहाँ क्या खड़ी है? चलो। ठीक ठीक, रिया ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया और सुस्ती से पीछे चली। वह कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन तब तक वे चेयरमैन के ऑफिस के दरवाजे पर थे। उसने सवाल दबा लिया। खट खट खट। राहुल ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कुरकुरी आवाज आइए। नंदिनी गुप्ता दस्तावेजों पर काम कर रही थी। उसका चेहरा थका हुआ लेकिन संतुष्ट था। राहुल को देखकर उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। राहुल, तुम आए। उसने राहुल के पास खड़ी रिया और बाकियों को देखा। राहुल ने परिचय दिया, ये मेरी बहन रिया शर्मा और उसकी सहेलियां दीपिका, युजिया और तान्या जिया।
नंदिनी का चेहरा और खिल गया। नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी गुप्ता है। नंदिनी दीदी, आप बहुत सुंदर हैं, रिया ने तारीफ की। हर महिला को तारीफ पसंद होती है और नंदिनी भी इसका अपवाद नहीं थी। उसने खुशी से कहा, रिया, तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम भी बहुत प्यारी हो। भविष्य में तुम मुझसे ज्यादा सुंदर होगी। और चेयरमैन कहना दूर की बात है, मुझे नंदिनी दीदी कहो। रिया ने जोर से सिर हिलाया। थोड़ी बातचीत के बाद सभी का रिश्ता काफी घनिष्ठ हो गया। रिया ने आखिरकार इस यात्रा का मकसद बताया। नंदिनी दीदी, हम तनिष्क सुगंध का एसेंस खरीदना चाहते हैं। क्या आपके पास स्टॉक है? रिया ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। नंदिनी ने अजीब नजरों से राहुल की ओर देखा, जैसे कह रही हो, तुम अपनी बहन को एसेंस खरीदने यहाँ लाए। तनिष्क सुगंध का एसेंस तो राहुल की ब्यूटी वाटर से बनता था, बस कुछ अलग मसाले मिलाए जाते थे। राहुल ने कंधे उचकाकर अपनी मजबूरी दिखाए। नंदिनी के चुप रहने पर रिया का सिर झुक गया। कोई स्टॉक नहीं है, नंदिनी ने हंसकर कहा। हमारे पास ढेर सारा स्टॉक है। चलो, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। आज तुम जितना चाहो ले सकते हो। सच में? वाह, रिया खुशी से उछल पड़ी। दीपिका और तान्या की आंखें भी चमक उठीं। नंदिनी के नेतृत्व में वे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट गए। वहां कई कंटेनर थे, हर एक में तनिष्क सुगंध का एसेंस भरा था। रिया ने गला, नंदिनी दीदी, हम सच में जितना चाहें ले सकते हैं। नंदिनी ने कहा, बिल्कुल, वहाँ बैग्स हैं। रिया ने राहुल की ओर देखा। राहुल ने हंसकर कहा, ले लो। तो हम शर्माते नहीं, रिया ने कहा। रिया, दीपिका और तान्या ने अलग अलग तरह के तनिष्क सुगंध के एसेंस से बड़ा बैग भरा, जो उठाना मुश्किल था। फिर वे संतुष्ट होकर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से निकले। थोड़ी और बातचीत के बाद राहुल ने देखा कि देर हो रही है। वह रिया, दीपिका और तान्या को नंदिनी और तनिष्क सुगंध के कर्मचारियों की नजरों के बीच सेंट्रल टावर से बाहर ले गया। मर्सिडीज बिग जी में बैठकर रिया, दीपिका और तान्या अपने हाथों में तनिष्क सुगंध के एसेंस का बड़ा बैग देखकर मुस्कुरा रही थीं। ये वह चीज थी जो वे हमेशा चाहती थीं, लेकिन नहीं मिलती थी। अब इतना सारा एसेंस पाकर उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। अगर किसी को पता चले कि उनके पास इतना एसेंस है, तो वह जलन से पागल हो जाए। वे जितना सोचते उतने खुश होते। रिया ने पूछा, वैसे भैया, तुम नंदिनी दीदी से कैसे मिले? और उन्होंने हमें इतना सारा एसेंस क्यों दिया? राहुल ने कहा, पहले एक परफ्यूम प्रदर्शनी में मिला था। और इतना सारा एसेंस, शायद क्योंकि मैं तनिष्क सुगंध का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। सन्नाटा। मर्सिडीज बिग जी में हवा तक शांत हो गई। रिया, दीपिका और तान्या का मुंह आधा खुल गया, वे स्तब्ध थीं। काफी देर बाद रिया ने गला हिलाया। भैया, तुमने अभी क्या कहा? पहले एक परफ्यूम प्रदर्शनी में मिला था, राहुल ने कहा। उसके बाद रिया ने कहा, इतना सारा एसेंस क्यों दिया? राहुल ने कहा। उसके बाद रिया ने कहा, शायद क्योंकि मैं तनिष्क सुगंध का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ, राहुल ने कहा। अरे भगवान, मेरा भैया तनिष्क सुगंध का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। तनिष्क सुगंध हमारा है, मैं अब रोज इसका एसेंस इस्तेमाल करूंगी। रिया ने उत्साह से चिल्लाया। उसने राहुल का गला पकड़ लिया। भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राहुल ने खांसा और याद दिलाया, हम भाई बहन हैं। दीपिका और तान्या की आंखें भी राहुल को देखकर चमक रही थीं। रिया की जिद पर सभी ने समुद्री मछली का हॉटपॉट खाया। हॉटपॉट रेस्तरां से निकलते वक्त सब संतुष्ट थे। समुद्री हॉटपॉट सच में मजेदार है। तभी रिया ने सड़क के पार चायमून की दुकान पर लंबी कतार देखी और आह भरी। चायमून ने इस साल जयपुर में दुकान खोली, फिर भी इतनी भीड़। इस बार जयपुर में बैग और तनिष्क सुगंध का एसेंस मिला। अगर एक कप मिल्क टी मिल जाए तो सब परफेक्ट हो जाएगा। राहुल ने कहा, तो पी लो। भीड़ बहुत है, मिल्क टी खरीदने में कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे। हमारी सिटी रेल 1 घंटे में छूटेगी, रिया ने कहा। राहुल ने कहा, कोई बात नहीं, मोबाइल से ऑर्डर करो, जल्दी डिलीवर हो जाएगा। रिया ने कहा, मोबाइल ऑर्डर? चायमून तो टेक अवे सपोर्ट नहीं करता। राहुल ने जैसे सुना ही नहीं। उसने फोन निकाला और चायमून के चेयरमैन यश मेहता को कॉल किया। कल जब राहुल को चायमून के 51% शेयर मिले थे, यश मेहता ने खुद कॉल किया था। अब संपर्क करना आसान था। शशि, चायमून मुख्यालय। यश मेहता कई जनरल मैनेजर्स और डायरेक्टर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहा था। माहौल गंभीर और तनावपूर्ण था। जिंगल बेल। तभी यश मेहता का फोन बजा। उसने भव्य सिकोड़ी और फोन काटने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कॉलर का नाम देखकर वह गंभीर हो गया। वह सीधा खड़ा हुआ और सम्मान भरे लहजे में बोला, श्री शर्मा, नमस्ते। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सभी अधिकारी चर्चा रोककर यश मेहता को हैरानी से देखने लगे। कई लोग 10 साल से उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने यश को कभी इतने सम्मान से फोन उठाते नहीं देखा। श्री शर्मा, क्या ये चायमून का रहस्यमयी सबसे बड़ा शेयर होल्डर था? ये सोचकर सभी ने सांस रोके रखी।
राहुल की आवाज फोन से आई। मैं जयपुर शहर की चाय मून दुकान पर हूँ, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ है। कृपया कुछ कप मिल्क टी भिजवाए। ठीक है श्री शर्मा, मैं तुरंत भिजवाता हूँ, यश ने कहा। बस इतना ही, राहुल ने कहा। अलविदा श्री शर्मा, यश ने कहा। कुछ कप मिल्क टी के लिए मुझे कॉल। इतनी छोटी सी बात, लेकिन यश को कोई गुस्सा नहीं था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ... राहुल ने फोन काटा। रिया ने हैरानी से पूछा, भैया तुमने किसे कॉल किया? स्काल पर राहुल ने सिर हिलाया। नहीं, चाय मून के चेयरमैन को। क्या? रिया, दीपिका और तान्या अवाक रह गईं। तभी चाय मून के 3 कर्मचारी दर्जन भर अलग अलग मिल्क टी लेकर आए। सामने खड़ा कर्मचारी धीरे से बोला, श्री शर्मा। हाँ मैं, राहुल ने कहा। नमस्ते, ये मिल्क टी हमारे चेयरमैन ने भेजी है, कर्मचारी ने कहा। ठीक है शुक्रिया, राहुल ने जवाब दिया। रिया, दीपिका, तान्या, इन्हें लेने में मदद करो, मैं अकेला नहीं ले सकता। ठीक ठीक, तीनों ने जवाब दिया। कर्मचारियों के जाने के बाद रिया, दीपिका और तान्या धीरे धीरे होश में आईं। रिया ने हकलाते हुए पूछा, भैया तुम चाय मून के चेयरमैन से कैसे मिले? राहुल ने कहा, मिला नहीं। रिया ने राहत की सांस ली। राहुल ने फिर कहा, लेकिन मैं चाय मून का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। सन्नाटा, पूरा दृश्य फिर शांत हो गया। रिया, दीपिका और तान्या का मुंह खुला रह गया। तनिष्क सुगंध का शेयर होल्डर, एलवी का शेयर होल्डर और अब चाय मून का, साथ में दर्जन भर विला। आज का अनुभव उनके दिमाग में गूंज रहा था, बेहद चौंकाने वाला। राहुल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने घड़ी देखी, समय हो गया। चलो मैं तुम्हें जयपुर पूर्वी स्टेशन छोड़ दूं। तीनों मर्सिडीज बिग जी में बैठी और राहुल ने तेजी से गाड़ी दौड़ाई। जल्द ही भीड़भाड़ वाला जयपुर पूर्वी स्टेशन सामने था। रिया, दीपिका और तान्या धीरे धीरे झटके से उबरी। राहुल ने रिया का गाल दबाया। रास्ते में ध्यान रखना। ठीक है, रिया ने जवाब दिया। और खाना, अगली बार ऐसे पतला गाल नहीं होना चाहिए, राहुल ने कहा। भैया, रिया ने विरोध किया। रिया और दोनों सहेलियों के स्टेशन में घुसने के बाद राहुल वापस लौटा। वेटिंग रूम में दीपिका ने पूछा, रिया तूने पहले कहा था कि तेरा भैया सिंगल है। तान्या ने भी कान खड़े किए। हैंडसम, अमीर और आकर्षक। रिया उनकी सोच को समझ गई। उसने कहा था, मैंने तो मजाक में कहा था, हा। तुम सच में मान गई। मेरे भैया पर नजर, तुम लोग अभी छोटी हो। अगला दिन राहुल शर्मा हमेशा की तरह जयपुर विश्वविद्यालय की कक्षा में पहुंचा। जब कक्षा की घंटी बजी, उसे लगा कि आज कक्षा का माहौल कुछ अलग था। आज क्या हुआ? राहुल ने पूछा। कुछ नहीं, मोहन गुप्ता ने हैरानी से कहा। पास बैठे अमित यादव ने कहा, मुझे पता है फैन भैया क्या बात कर रहे हैं। ... ये पनवेल चेन है, अब क्लास का सबसे अलोकप्रिय इंसान। चिराग गुप्ता ने कहा, उसे ऐसा ही होना चाहिए। गौतम मेहता की चापलूसी के लिए उसने सारे सहपाठियों को बेच दिया। पूरी तरह चाटुकार। अमित ने कहा, हाँ, और सुना है गौतम मेहता का परिवार दिवालिया हो गया। अब पनवेल क्लास में सबकी नजरों में गिर गया और चापलूसी भी नहीं कर पा रहा। हंसी आती है, ये सुनकर मजा आया। ऐसे में दुष्टों को सजा मिलती है, चिराग ने खुशी से कहा। राहुल के चेहरे पर समझदारी उभरी। पहले कक्षा में पनवेल पहले पंक्ति में बैठता था और छात्रों को खड़े होने को कहता था। आज उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। राहुल ने पहली पंक्ति की ओर देखा, लेकिन पनवेल वहां नहीं था। जब उसने बगल में देखा तो पनवेल कोने में अकेला बैठा दिखा, बेहद उदास। इसके लिए राहुल को कोई सहानुभूति नहीं थी। कुछ करने का व्यौर करने के बाद अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आखिर सभी वयस्क हैं। अगले कुछ दिन राहुल ने खाया, सोया, कक्षाएं सुनी। ... उसका जीवन बहुत आरामदायक और सहज था। साइन इन और हर घंटे के लकी गिफ्ट सिर्फ नकद थे, जो राहुल को कोई खुशी नहीं दे रहे थे। हालांकि अब उसकी कुल संपत्ति 458.6 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। ... सागर सिटी 25वीं मंजिल नए साल के करीब आने से हिना गुप्ता की दुकान व्यस्त हो गई थी। 2 दिन पहले वह घर मदद करने चली गई थी। अब 178 वर्ग फुट के घर में सिर्फ राहुल और कृति यादव थे। राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठा कृति के बनाए व्यंजनों का स्वाद ले रहा था। उसका चेहरा आनंद से भरा था। खाने के बाद राहुल और कृति एक दूसरे को गले लगाकर टीवी प्रोग्राम देख रहे थे। कृति ने मुस्कुराकर पूछा, पति कैंडी खाओगे? इम्पोर्टेड। इसका जिक्र करने की क्या जरूरत? राहुल ने सोचा, लेकिन कहा, हाँ ठीक है। कृति ने कैंडी मुंह में डाली और अपना सिर राहुल के सामने ले गई। कुछ मिनट बाद कृति ने धीरे से सिर हटाया। राहुल ने मुंह की मिठास महसूस की और हंसकर कहा, इम्पोर्टेड कैंडी स्वादिष्ट हैं। एक और। रात गहरी हो गई। क्षैतिज रूप से देखें तो रिज और चोटियां, किनारों पर अलग अलग दूरियां। मैं लुशान का असली चेहरा नहीं जानता, क्योंकि मैं इस पहाड़ में हूँ।
सागर सिटी की पूरी इमारत धीरे धीरे हिलने लगी। अगला दिन जब राहुल जागा, कृति पास नहीं थी। उसने आदतन फोन उठाया। स्क्रीन पर एक मैसेज था, रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक जमा 36,33,000 रुपये। राहुल ने मन में सोचा, देखते हैं आज साइन इन से क्या मिलता है। उम्मीद है 1 करोड़ नहीं। साइन इन, डिंग, बधाई, आपको दिजुन होटल की इमारत प्राप्त हुई। राहुल की आंखें हल्की चमकीं। दिजुन होटल एक अल्ट्रा लग्जरी 5 स्टार होटल था, जिसे 7 साल में बनाकर पिछले साल खोला गया था। भारत में 6 स्टार होटल की रेटिंग नहीं होती, वरना ये पक्का 6 स्टार होता। राहुल को होटल के उद्घाटन की खबरें याद थी, जब मीडिया ने इसे खूब कवर किया था। ये प्राचीन इमारतों और लंबे पुलों जैसा एक लैंडमार्क बन गया था। अब ये लैंडमार्क मेरा है। आज की किस्मत तो अच्छी है, राहुल ने सोचा। जिंगल बेल। तभी राहुल का फोन बजा। श्री शर्मा। फोन से गहरी आवाज आई। हाँ, आप कौन? राहुल ने हैरानी से पूछा। श्री शर्मा, नमस्ते, मैं विश्वजीत मेहता, दिजुन होटल का जनरल मैनेजर। आवाज तुरंत सम्मानजनक हो गई। राहुल ने समझकर कहा, विश्वजीत नमस्ते। श्री शर्मा, आपने मुझे तोड़ दिया। मुझे छोटा विश्व कहें, विश्वजीत ने जल्दी से कहा। तुमने होटल को अच्छे से संभाला है। विश्वजीत नाम सही है, राहुल ने हंसकर कहा। श्री शर्मा की तारीफ के लिए शुक्रिया, विश्वजीत ने खुश होकर कहा। थोड़ी बातचीत के बाद विश्वजीत ने कॉल का मकसद बताया। वह राहुल को होटल में काम का मार्गदर्शन करने बुलाना चाहता था। असल में वह राहुल के सामने अपनी उपलब्धियां दिखाना चाहता था, लेकिन राहुल को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सीधे मना कर दिया। कुछ और बातचीत के बाद दोनों ने फोन काट दिया। तब तक मेज पर हरी सब्जी और लीन मीट नूडल्स, तले हुए पकौड़े, सोया मिल्क जैसे व्यंजन सजे थे। कितनी अच्छी खुशबू, राहुल ने तारीफ की। ज्यादा खाओ और स्वादिष्ट लगेगा, कृति ने मुस्कुराकर कहा। राहुल ने सिर हिलाया और खाने लगा। खाने के बाद कृति ने पूछा, पति बाद में फ्री हो? हाँ, राहुल ने कहा। मेरे साथ शॉपिंग चलोगे? कृति ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। राहुल ने हंसकर कहा, बिल्कुल। आज राहुल ने गाड़ी नहीं चलाई, बल्कि कृति की मिनी कार में बैठा। कार की हल्की सुगंध और गर्म धूप में वे आगे बढ़े। जल्द ही वे पास के SK मॉल पहुंचे। वीकेंड होने की वजह से मॉल में एक इवेंट था, जिसने ढेर सारे लोगों को आकर्षित किया था। माहौल बहुत जीवंत था। कृति यादव। जैसे ही राहुल और कृति अंदर जाने वाले थे, दूर से एक हैरान आवाज आई। कृति ने पलटकर देखा। एक तरबूजी चेहरे वाली महिला, जिसके गले में चमकदार ज्वेलरी का हार था, उनकी ओर आ रही थी। कृति ने अनिश्चितता से कहा, तुम स्मिता लू? कृति, सच में तुम? मुझे लगा मैंने गलत देखा। गिनती करें तो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल से नहीं मिले न? स्मिता ने खुशी से कहा। कृति ने भी खुशी से कहा, हाँ। वैसे अगर मुझे ठीक याद है, तुम्हें तब भारत एयरलाइंस में जॉब मिली थी। अब भी फ्लाइट अटेंडेंट हो? स्मिता ने पूछा। कृति ने सिर हिलाया। नहीं, अब फ्लाइट अटेंडेंट नहीं हूँ। स्मिता को जैसे थोड़ी निराशा हुई। फिर भी उसने कहा, सही है, फ्लाइट अटेंडेंट में क्या अच्छा? नाम अच्छा लगता है, लेकिन असल में तो प्लेन में वेटर की तरह। मैं और मेरे पति जब फर्स्ट क्लास में जाते हैं, तो फ्लाइट अटेंडेंट्स हमारे लिए जमीन पर घुटने टेक कर सर्विस करती हैं। बहुत नीच काम। स्मिता की बातों से कृति की मुस्कान हल्की पड़ गई। वेटर, घुटने टेक कर सर्विस। कृति खुद फ्लाइट अटेंडेंट रही थी। ये बात सीधे उसे निशाना बना रही थी। स्मिता को कृति के चेहरे का बदलाव नजर नहीं आया। उसने कहा, मैं भारत एयरलाइंस इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे फ्लाइट अटेंडेंट का सच पता था। सच पता था। स्मिता ने तो इंटरव्यूअर को रिश्वत देने की कोशिश की थी, लेकिन किसी की शिकायत से उसे जॉब नहीं मिली थी। कृति को लगा कि 2 साल बाद मिली सहपाठी से दोस्ताना बात हो सकती है, लेकिन अब स्मिता सिर्फ अपनी शान दिखाना चाहती थी। स्मिता ने माफी भरे लहजे में कहा, ओह सॉरी, मेरा मतलब तुमसे नहीं था। आखिर तुम अब फ्लाइट अटेंडेंट नहीं हो। कृति चुप रही। तभी स्मिता ने कृति के पास खड़े राहुल को देखा। ये कौन? मैं कृति का बॉयफ्रेंड, राहुल शर्मा, राहुल ने जवाब दिया। कृति, बधाई, सिंगल से बाहर निकली, स्मिता ने मन से उलट कहा। राहुल की हैंडसम शक्ल देखकर उसे जलन हुई। वह अपने मोटे पति के बारे में सोचकर और चिढ़ गई। राहुल का जिक्र आते ही कृति का चेहरा फिर मधुर मुस्कान से भर गया। शुक्रिया। स्मिता को कृति की खुशी देखकर और जलन हुई। उसने पूछा, राहुल तुम क्या करते हो? फिलहाल जयपुर विश्वविद्यालय का स्टूडेंट, राहुल ने कहा। स्मिता को हंसी छूटते छूटते बची। कृति ने स्टूडेंट बॉयफ्रेंड चुना। हैंडसम होने से क्या, खाना बन जाएगा, जिंदगी तो मुश्किल होगी। स्मिता ने हंसी दबाकर कहा, कृति मैं तुमसे जलती हूँ। स्टूडेंट बॉयफ्रेंड, उसे तुम्हारे लिए ढेर सारा समय मिलता होगा न? तुम दोनों बहुत खुश रहते होंगे।
मेरे जैसे नहीं, जिसका पति कंपनी चलाता है। वह हर दिन बाहर व्यस्त रहता है, 10-15 दिन में एक बार दिखे। आज भी उसे मेरे साथ आना था, लेकिन मालवीय समूह और श्यामपुर थोक बाजार के चेयरमैन ने उसे डिनर के लिए बुलाया। तुमने मालवीय समूह और श्यामपुर थोक बाजार का नाम सुना होगा। ये दसियों अरब की कंपनियां हैं। उनके चेयरमैन मेरे पति के सीनियर्स हैं। वे बार बार डिनर के लिए बुलाते हैं और मेरा पति मना नहीं कर पाता, लेकिन सीनियर्स को बुलाने नहीं दे सकते। इसलिए मेरा पति दिजुन होटल की एक मंजिल बुक करने की सोच रहा है, ताकि वह उन्हें डिनर दे सके। स्मिता ने जीवंत ढंग से बात की, जैसे सब सच हो। लेकिन असल में मालवीय समूह और श्यामपुर थोक बाजार के चेयरमैन ने उसके पति को नहीं बुलाया था। उल्टा उसका पति उनसे मिलने की कोशिश में था। स्मिता को यकीन था कि कृति और राहुल का इन चेयरमैन से कोई संपर्क नहीं होगा। स्मिता ने कहा, लेकिन तुम्हें पता है, मैं और मेरा पति साल भर बाहर रहते हैं। हमें दिजुन होटल की कोई जानकारी नहीं। एक मंजिल बुक करना मुश्किल है। वैसे कृति, राहुल, तुम जयपुर में रहते हो न? दिजुन होटल में कोई जान पहचान है? एक मंजिल बुक करने में मदद कर सकते हो। स्मिता ने ये बस यूं ही कहा। एक स्टूडेंट और एक युवती का दिजुन होटल में जान पहचान। हास्यास्पद। यहाँ तक कि उसके पति ने भी कभी एक मंजिल बुक करने की नहीं सोची थी। वह लाखों रुपए का खर्च था। स्मिता का मकसद सिर्फ अपने पति की ताकत दिखाना था। राहुल ने हंसकर कहा, दिजुन होटल में जान पहचान? हाँ, मेरे पास है। मैं मदद कर सकता हूँ। उसने फोन निकाला और दिजुन होटल के जनरल मैनेजर विश्वजीत मेहता को कॉल किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हुआ। श्री शर्मा, नमस्ते, विश्वजीत ने उत्साह से कहा। विश्वजीत, कोई दिजुन होटल की एक मंजिल बुक करना चाहता है। कोई जगह खाली है? राहुल ने पूछा। हमारे होटल का ज्यादातर लॉबी बुक है। ... लेकिन टॉप फ्लोर लग्जरी रूम उपलब्ध है, विश्वजीत ने कहा। राहुल ने सिर हिलाया। ठीक है, बस जगह होनी चाहिए। आप बाद में उनसे संपर्क करें। पैसे की जरूरत नहीं। हाँ श्री शर्मा, विश्वजीत ने कहा। वह समझ गया कि राहुल क्या चाहता है। उसने तुरंत राहुल से मिले नंबर पर कॉल किया। ... स्मिता ने हैरानी से पूछा, राहुल, तुमने मेरे पति का नंबर किसे दिया? दिजुन होटल के जनरल मैनेजर को। उसने कहा कि वह तुम्हारे लिए टॉप फ्लोर लग्जरी रूम बुक कर सकता है, राहुल ने कहा। सच में? स्मिता को हंसी छूटते छूटते बची। दिजुन होटल का जनरल मैनेजर, टॉप फ्लोर लग्जरी रूम, एक स्टूडेंट के कहने पर। राहुल ने फिर कहा, हाँ, और तुमने कहा था कि तुम्हारा पति मालवीय समूह और श्यामपुर थोक बाजार के चेयरमैन के साथ डिनर नहीं करना चाहता। मैंने उन्हें तुम्हारे पति के साथ डिनर न करने को कहा। तुम्हारा पति चेतन काय है न? राहुल ने फोन निकाला और श्यामपुर थोक बाजार के चेयरमैन रमेश यादव को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही रमेश की सम्मानजनक आवाज आई। श्री शर्मा, नमस्ते। रमेश, तुम चेतन काई के साथ डिनर करने वाले हो? राहुल ने पूछा। उसने कई बार अपॉइंटमेंट मांगा, लेकिन मैंने अभी तक हामी नहीं भरी, रमेश ने सावधानी से कहा। अगर नहीं माना तो आगे भी मत मानना। वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता है, राहुल ने कहा। हाँ श्री शर्मा, रमेश ने सम्मान से जवाब दिया। फिर राहुल ने मालवीय समूह के चेयरमैन सागर गुप्ता को कॉल किया। श्री शर्मा, नमस्ते। सागर, तुम चेतन काई के साथ डिनर करने वाले हो? राहुल ने पूछा। हाँ, उसने आज रात के लिए रेस्तरां बुक किया है, सागर ने सच कहा। कैंसिल कर दो और आगे भी उसके साथ डिनर मत करना। वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता है, राहुल ने कहा। ठीक है, सागर ने जल्दी से जवाब दिया। स्मिता ने राहुल को गंभीरता से फोन पर बात करते और चेतन काई के साथ डिनर न करने की बात कहते देखा। उसे हंसी छूटते छूटते बची। जब राहुल ने फोन काटा, स्मिता ने पूछा, राहुल, तुम अभी किसे कॉल कर रहे थे? राहुल ने सहजता से कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारा पति बहुत व्यस्त है, तुम्हारे लिए समय नहीं है। मैंने मालवीय समूह और श्यामपुर थोक बाजार के चेयरमैन को कॉल करके कहा कि वे तुम्हारे पति के साथ डिनर न करें। हा, स्मिता ने पेट पकड़कर हंसना शुरू किया, आंसू तक निकल आए। ये राहुल, पहले दिजुन होटल के जनरल मैनेजर को कॉल करके मेरे पति के लिए मंजिल बुक करने को कहा, अब मालवीय समूह और श्यामपुर थोक बाजार के चेयरमैन को डिनर न करने को। वह खुद को क्या समझता है? एक साधारण स्टूडेंट के पास इन बड़े लोगों के नंबर होंगे और वे उसकी बात मानेंगे। मजाक है, स्मिता ने हंसते हुए कहा। कृति ... कृति, मैं हंसना नहीं चाहती, लेकिन तेरा बॉयफ्रेंड बहुत मजेदार है ... मेरा पेट हंसते हंसते दुखने लगा। कृति ने जवाब नहीं दिया, लेकिन राहुल को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उसे पता था यह कोई मजाक नहीं था। जिंगल बेल। तभी स्मिता का फोन तेजी से बजा। हंसते हुए कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। कॉलर उसका पति चेतन काई था। हाय पति, स्मिता ने हंसते हुए कहा। स्मिता लू, तुम क्या कर रही हो? चेतन की तीखी चीख फोन से आई। इस चीख से स्मिता का शरीर कांप गया।
उसने हड़बड़ाते हुए कहा, कब? क्या कर रही हूँ? और क्या? दिजुन होटल के जनरल मैनेजर ने अभी कॉल किया और कहा कि तुमने मेरे लिए पूरी मंजिल की लग्जरी बुकिंग की। मैंने कब कहा था कि बुक करो? चेतन चिल्लाया। अरे मैं स्मिता हक्की बक्की रह गई। मैं क्या? जानती हो पूरी मंजिल की लग्जरी बुकिंग कितने की है? 15 लाख। पागल हो गई हो? चेतन ने चिल्लाकर कहा। पति, मैं मुझे लगा ये मजाक है। स्मिता घबरा गई। मजाक? तुमने मजाक किया और मैंने 15 लाख खर्च किए। अगली बार ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। चेतन चिल्लाया और फोन काट दिया। डू। स्मिता ने फोन पर बिजी टोन सुना। वह भी अवाक थी। 15 लाख में पूरी मंजिल की लग्जरी बुकिंग। उसने अचानक राहुल की ओर देखा। ये उसने किया। उसने सच में दिजुन होटल के जनरल मैनेजर को कॉल किया था। वह मजाक नहीं कर रहा था। अगर ऐसा है तो क्या उसने मालवीय समूह और श्यामपुर थोक बाजार के चेयरमैन को भी कॉल किया था? अगर यह भी सच है। स्मिता का चेहरा सफेद पड़ गया। एक बुरा एहसास लहरों की तरह उसके दिल को डुबाने लगा। जिंगल बेल। तभी स्मिता का फोन फिर बजा। यह आवाज जैसे भूत की चीख थी जिसने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। कॉलर फिर चेतन का ही था। उसका शरीर और कांपने लगा। स्मिता लू, तुमने क्या किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चेतन की चीख फोन से गूंजी। मालवीय समूह और श्यामपुर थोक बाजार के चेयरमैन से थोड़ा सा रिश्ता बनाने में मैंने कितनी मेहनत की थी जानती हो? मालवीय समूह के चेयरमैन को डिनर के लिए बुलाने में कितना खर्च किया? अब सब खत्म। जानती हो मैंने कितना नुकसान उठाया? पति, क्या हुआ? स्मिता ने डरते हुए पूछा। क्या हुआ? ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी मालवीय समूह और श्यामपुर थोक बाजार के चेयरमैन ने कॉल करके कहा कि चूंकि मुझे अपनी पत्नी के साथ समय बिताना है, वे मेरे साथ कभी डिनर नहीं करेंगे। चेतन चिल्लाया। स्मिता, तुम्हारा चेहरा इतना बड़ा कैसे? बोलो, मैं तुम्हारे साथ कम समय बिताता हूँ। मैं तंग आ चुका हूँ। अगर तुमने आज मालवीय समूह और श्यामपुर थोक बाजार के चेयरमैन का मन नहीं बदला तो मेरे घर से निकल जाओ। चेतन ने चीख कर फोन काट दिया। ये शब्द स्मिता के कानों में बिजली की तरह गूंजे। उसके हाथ कमजोर पड़ गए और फोन जमीन पर गिर गया। खट। फोन गिरने की आवाज ने स्मिता को होश में लाया। उसने जल्दी से राहुल की ओर देखा और झुककर बोली, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। प्लीज मुझे छोड़ दो। माफी। अब स्मिता कितनी भी मूर्ख क्यों ना हो, उसे समझ आ गया था कि राहुल कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है, वह एक बड़ा शख्स है। राहुल ने हल्के से कहा, माफी। मैंने तो तुम्हारी बात मानकर होटल बुक किया और मालवीय समूह व श्यामपुर थोक बाजार के चेयरमैन को तुम्हारे पति के साथ डिनर न करने को कहा। शर्माने की जरूरत नहीं, आखिर तुम कृति की सहपाठी हो। खट। स्मिता राहुल की बात का मतलब समझ गई। वह घुटनों के बल कृति के सामने गिर पड़ी। कृति, मैं गलत थी। माफी, मुझे बकवास नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज, हमारी सहपाठी की दोस्ती के लिए मुझे माफ कर दो। उद्धरण चिन्ह। वह सिर झुकाए, मुठियां भींचे, चेहरे पर नाराजगी और गुस्से के साथ थी। अगर उसे मौका मिला तो वह इस अपमान का बदला जरूर लेगी। स्मिता का अचानक घुटनों पर गिरना कृति को चौंका गया। वह स्मिता के चेहरे और हाव भाव में बदलाव नहीं देख पाए। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने धीरे से राहुल की ओर देखा, उसका इशारा मांगा। स्मिता की हरकतें कृति से छिपी हो सकती थीं, लेकिन राहुल से नहीं। उसने कृति की पतली कमर पकड़ी और कहा, चलो, कुछ लोगों को और सीखने की जरूरत है, तभी वे सुधरेंगे। कृति ने राहुल की सोच समझी। कुछ लोग माफ करने के बाद भी पछताते नहीं। इसके मॉल में घुसने के बाद कृति ने राहुल को हैरानी भरी नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो, तुम इतने बड़े लोगों को कैसे जानते हो और उनकी बात कैसे मानते हैं? राहुल ने उसकी सोच समझी और नाक सहलाए। श्यामपुर थोक बाजार के 51% शेयर मेरे पास हैं। मालवीय मॉल के भी 51% शेयर मेरे हैं। और दिजुन होटल, वह पूरी तरह मेरा है। सन्नाटा। आसपास की हवा शांत हो गई। कृति का मुंह खुला रह गया और वह लंबे समय तक बंद नहीं कर पाए। राहुल शर्मा और कृति यादव कुछ देर इसके मॉल में घूमे। वे महिलाओं के कपड़ों की दुकानों के पास से गुजरे, लेकिन सिर्फ दरवाजे से झांककर आगे बढ़ गए। राहुल ने हैरानी से पूछा, कोई पसंद नहीं आया? कृति ने सिर हिलाया। हाँ, इसके मॉल में पहले शानल की दुकान थी, अब अचानक गायब है। शानल। राहुल को याद आया कि उसने रिया शर्मा और उसकी सहेलियों के साथ इम के मॉल में बैग खरीदते वक्त ये दुकान देखी थी। इम के मॉल में शानल है, राहुल ने कहा। दोनों नीचे गए और इम के मॉल की ओर चल पड़े। इसके मॉल में कृति को पार्किंग में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। परेशानी से बचने के लिए इस बार राहुल ने कृति की मिनी कार चलाई। वीकेंड होने की वजह से इम के मॉल में इसके मॉल से ज्यादा भीड़ थी और पार्किंग में कोई खाली जगह नहीं थी।
राहुल ने भूमिगत पार्किंग में चक्कर लगाया और लिफ्ट के पास एक खाली जगह देखी। उसने बिना हिचक स्टीयरिंग मोड़ा और कार को आसानी से पार्क कर दिया। डी तभी एक सफेद मर्सिडीज बेंज आए और राहुल और कृति की ओर हॉर्न बजाया। भूमिगत पार्किंग बंद थी और हॉर्न की आवाज गूंज रही थी। राहुल को शोर से चिढ़ हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह कृति का हाथ पकड़कर जाने लगा। धड़ाम, तभी मर्सिडीज का दरवाजा खुला और एक ऊंची एड़ी वाली महिला बाहर निकली। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कब से हॉर्न बजा रखा है, सुना नहीं? बहरा हो? राहुल का चेहरा सख्त हो गया। ऐसे बात करते हो? ऐसे बात? तुमने क्या किया? पार्किंग के नीचे चित्र नहीं देखा? ये मेरी जगह है, मैंने कब से हॉर्न बजाया, तुमने अनसुना कर दिया। कार हटाओ, महिला ने चिल्लाकर कहा। राहुल और कृति ने पार्किंग के नीचे देखा। सचमुच एक चित्र था। आम लोग पार्किंग करते वक्त रिवर्सिंग इमेज में ये देख लेते हैं, लेकिन राहुल के पास प्रोफेशनल ड्राइविंग कौशल था। उसे रिवर्सिंग इमेज देखने की जरूरत नहीं थी। वह स्टीयरिंग मोड़कर आसानी से पार्क कर लेता था, इसलिए उसे चित्र नजर नहीं आया। अगर यह महिला नम्रता से बात करती तो राहुल शायद जगह छोड़ देता, लेकिन अब उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। राहुल ने कहा, एम के मॉल पार्किंग किराए पर देता नहीं, न बेचता है। तुमने चित्र लगा दिया तो ये तुम्हारी हो गई। हास्यास्पद। आज मैं नहीं हटाऊंगा, देखता हूँ तुम क्या करोगी। महिला को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या करूंगी? ठीक है, मैं सिक्योरिटी बुलाती हूँ, फिर देखती हूँ तुम ये बात कहते हो कि नहीं। टप टप। तभी एक सूटधारी मध्यम आयु का व्यक्ति आया। महिला ने खुशी से कहा, तृतीय चाचा, आप सही समय पर आए। इसने मेरी पार्किंग जगह ले ली, सिक्योरिटी बुलाकर इसे भगाए। सूटधारी व्यक्ति ने महिला के इशारे की दिशा में देखा और एकदम रुक गया। वह एम के मॉल का एक कार्यकारी था। कुछ दिन पहले वह जनरल मैनेजर यशवंत होन के साथ राहुल को विदाई देने गेट पर खड़ा था। बाद में उसे पता चला कि राहुल मॉल का असली मालिक है। वह हमेशा राहुल को खुश करने का मौका ढूंढता था, लेकिन उसे मिलने का अवसर ही नहीं मिला। आज वह सामने था। राहुल ने हल्के से कहा, सच में? मैं सिक्योरिटी का इंतजार करता हूँ। सूटधारी व्यक्ति ने राहुल को पहचान लिया। राहुल, जिसके पास स्कैन कौशल था, ने भी उसे पहचान लिया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। सोचता है मैं मजाक कर रही हूँ, बाद में तुम रोओगे, महिला ने अहंकार से कहा। तृतीय चाचा के आने से वह और आत्मविश्वास में थी। राहुल को भगाना, उसे रुलाना। सूटधारी व्यक्ति का चेहरा सफेद पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। तृतीय चाचा, आपको क्या हुआ? सिक्योरिटी बुलाए, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। ... उद्धरण चिन्ह। महिला फिर बोली, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले सूटधारी व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया, चुप! और उसने महिला के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। खट, कड़क आवाज पार्किंग में गूंज उठी। ये थप्पड़ महिला को चकित कर गया। सूटधारी व्यक्ति ने उसे अनदेखा किया और जल्दी से झुककर बोला, श्री ... श्री शर्मा, माफी मांगता हूँ, मैंने उसे अनुशासित नहीं किया। ... उद्धरण चिन्ह। श्री शर्मा। दूर से एक हैरान आवाज आई। सफेद शर्ट में जनरल मैनेजर यशवंत होन तेजी से आया। श्री शर्मा, नमस्ते। राहुल ने यशवंत को हल्के से देखा, फिर पास के कैमरे की ओर इशारा किया। बाद में कैमरा देखो, सब समझ आ जाएगा, बाकी तुम संभालो। यशवंत ने राहुल की आवाज में नाराजगी सुनी। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने जल्दी से कहा, श्री शर्मा, चिंता न करें, मैं सब संभाल लूंगा। राहुल ने बेपरवाही से सिर हिलाया, कृति की कमर पकड़ी और लिफ्ट में चला गया। राहुल के जाने के बाद यशवंत का चेहरा सख्त हो गया। उसने सूटधारी व्यक्ति को ठंडी नजरों से देखा। सूटधारी व्यक्ति कांप गया। महाप्रबंधक, मेरी बात सुनिए। ... उद्धरण चिन्ह। सुनाने की जरूरत नहीं, मैं खुद कैमरा देखूंगा, यशवंत ने ठंडे स्वर में कहा। राहुल और कृति चौथी मंजिल पर पहुंचे। कृति ने राहुल को संदिग्ध नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो, वे लोग तुमसे इतना क्यों डर रहे थे? राहुल ने उसका सवाल समझा और बोला, मैं एम के मॉल का मालिक हूँ। सन्नाटा। कृति को लगा जैसे सब शांत हो गया। जब वह राहुल से पहली बार मिली थी, उसे पता था कि वह असाधारण है। उसने राहुल के परिवार की हैसियत को जितना हो सके ऊंचा आंका और उसके साथ चलने का फैसला किया। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने राहुल को कम आंका था। दोनों शानल की दुकान के सामने पहुंचे। राहुल ने पूछा, कृति, देखो कौन से कपड़े चाहिए? कृति तब होश में आई। शानल एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड था, जिसके डिजाइन और कारीगरी शानदार थे। कृति की परफेक्ट काया के साथ राहुल के मन में एक शब्द उभरा, सौंदर्य और आकर्षण। उसने दर्जन भर अलग अलग डिजाइन खरीदे। सागर सिटी, 25वीं मंजिल। कृति ने अलमारी में नए कपड़े देखे और उसका चेहरा मधुर मुस्कान से भर गया। पति, शुक्रिया, राहुल ने हंसकर कहा। तो कैसे शुक्रिया करोगी? कृति ने अनजान बनते हुए कहा। पति, तुम चाहते हो मैं कैसे शुक्रिया करूं?
पिछली बार इम्पोर्टेड चीनी अच्छी थी, एक और खाओ, राहुल ने कहा। कृति ने एक बड़ा दूधिया कैंडी खोला, मुंह में डाला और राहुल की ओर झुकी। ओ एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन। आज फिर एक नींद रहित रात थी। ... अगला दिन नाश्ते के बाद राहुल जल्दी जयपुर विश्वविद्यालय पहुंचा। आमतौर पर कैंपस में छात्र हरे रास्तों पर बातें करते, हंसते और आराम से चलते थे, लेकिन आज सभी किताबें, कागज और पेन लेकर चौड़ी सड़कों पर जल्दी जल्दी चल रहे थे। आज अंतिम परीक्षा का दिन था। ये परीक्षा प्रमोशन या वेतन वृद्धि तय नहीं करती थी, लेकिन ये तय करती थी कि अगले साल फिर परीक्षा देनी पड़ेगी या नहीं। कक्षा में छात्र अलग अलग बैठे थे, सामने देख रहे थे जैसे दुश्मन का सामना कर रहे हों। लेकिन राहुल हमेशा की तरह आराम से था, यहाँ तक कि उसने बोरियत में उबासी ली। जिंगल बेल। कक्षा की घंटी बजी। एक बुजुर्ग प्रोफेसर टेस्ट पेपर्स का बैग लेकर धीरे धीरे आया और उन्हें बांटने को कहा। यह उच्च गणित का पेपर था। सवाल देखकर कई छात्र सिर खुजाने लगे, शुरू ही नहीं कर पाए। उच्च गणित ऐसा ही है, या तो आता है या स्वर्गीय ग्रंथ लगता है। राहुल निश्चित रूप से पहले वाले समूह में था। उसके लिए पेपर 1 + 1 = 2 जितना आसान था। वह सभी सवाल हल करना चाहता था। आखिर एक छात्र के रूप में उसे छात्र का काम करना चाहिए। लेकिन रात को वह नहीं सोया था और सवाल बहुत आसान थे। 2 सवाल हल करने के बाद उसकी पलकें बंद हुईं और वह मेज पर सो गया, यहाँ तक कि खर्राटे लेने लगा। ये देखकर मंच पर खड़े प्रोफेसर ने मन ही मन तारीफ की। वाकई वह छात्र जो वैद्यनाथन अनुमान, युग्मभाज्य अनुमान और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को हल कर सकता है, रात को जरूर उच्च गणित में डूबा रहा होगा। इसे ठंड न लगे। प्रोफेसर ने अपनी कोट उतारी और राहुल पर धीरे से डाल दी। फिर उसने परीक्षार्थियों को धीरे से कहा, आवाज न करें। उद्धरण चिन्ह ... जिंगल बेल। परीक्षा खत्म होने की घंटी बजी। राहुल ने आंखें खोलीं। उसे पता चला कि प्रोफेसर पेपर ले गया था। अमित यादव ने चिल्लाकर कहा, फैन भैया तुम कमाल हो। मुश्किल पेपर को 40 मिनट में हल करके सो गए। मैंने ये सिर्फ टीवी और उपन्यासों में देखा था, आज सच में देख लिया। 40 मिनट, मुझे लगता है फैन भैया ने आधे घंटे से कम में खत्म किया। एक शब्द कमाल। चिराग गुप्ता ने सुधार किया। फैन भैया दूसरा आखिरी सवाल कैसे किया? जवाब याद है? मोहन गुप्ता ने पूछा। 40 मिनट, आधा घंटा। दूसरा आखिरी सवाल। राहुल ने आंखें झपकाईं। मुझे नींद आ रही थी, मैंने सिर्फ 2 सवाल किए और सो गया। अमित, चिराग ... मोहन, तीनों अवाक रह गए। दोपहर के खाने के बाद राहुल आराम से हॉस्टल लौटा। डिंग, उसका फोन हल्का हिला। दोपहर 12 बजे, लकी गिफ्ट्स का समय। डिंग, बधाई, आपको 5 रुपये मिले। डिंग, बधाई, आपको 19,999 रुपये मिले। उद्धरण चिन्ह ... डिंग, बधाई, आपको 10 रुपये मिले। डिंग, बधाई, आपको 99 रुपये मिले। आज के गिफ्ट से राहुल को कुल 59,211 रुपये मिले। राहुल ने मन में बुदबुदाया, फिर बेकार चीजें। उम्मीद है साइन इन कुछ सरप्राइज दे। साइन इन। डिंग, बधाई, आपको प्रोफेशनल वायलिन कौशल प्राप्त हुआ। प्रोफेशनल वायलिन प्रदर्शन असाधारण श्रवण आनंद देता है और अद्भुत आकर्षण दिखाता है। राहुल ने मन में सोचा, पिछली बार प्रोफेशनल सेलो कौशल मिला, अब वायलिन। जोड़ा बन गया, बुरा नहीं। अगले 2 दिन परीक्षाओं में बीते। कुछ छात्र आहें भर रहे थे, कुछ पछता रहे थे, लेकिन जब सभी परीक्षाएं खत्म हुई, सभी के चेहरों पर खुशी की मुस्कान थी। अब वे बैग पैक करके आरामदायक शीतकालीन छुट्टियों के लिए घर जा सकते थे। ... जयपुर विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस रूम। गणित संकाय के प्रोफेसर और नेता इकट्ठा थे। मुख्य सीट पर बैठे हरेंद्र सिंह ने भीड़ को देखा, गला साफ किया और बोला, इस साल हमारे गणित संकाय ने न सिर्फ उच्च शिक्षा कप जीता, बल्कि एक छात्र के वैद्यनाथन अनुमान हल करने से अंतर्राष्ट्रीय गणित सम्मेलन हुआ और युग्मभाज्य अनुमान हल करने से जयपुर विश्वविद्यालय भारत और विश्व में मशहूर हो गया। यह उत्सव का साल है। ताली। कॉन्फ्रेंस रूम में जोरदार तालियां गूंजीं। सभी इस साल से संतुष्ट थे। इसने न सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बोनस भी दिलाया। सभी जानते थे कि यह सब एक छात्र राहुल शर्मा की वजह से था। तालियों के बाद किसी ने धीरे से कहा, आज से शीतकालीन छुट्टियां शुरू। क्या राहुल अगले साल हमारे स्कूल नहीं आएगा? ये सुनकर रूम शांत हो गया। हाँ, अगर राहुल अगले साल नहीं आया तो। राहुल की हैसियत ऐसी थी कि भारत या विश्व का कोई भी स्कूल उसे खुशी खुशी ले लेगा। वह जयपुर विश्वविद्यालय में कॉलेज प्रवेश परीक्षा से नहीं, बल्कि विशेष भर्ती से आया था। अगर वह दूसरी यूनिवर्सिटी में जा सकता है तो यह सामान्य लगता है। हरेंद्र का दिल सिकुड़ा। राहुल हमारा हीरो है, खासकर गणित संकाय का। छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मुझे लगता है हमें अपने हीरो को विदा करना चाहिए।
आपका क्या ख्याल? सभी समझ गए कि हरेंद्र भावनात्मक रिश्ता बनाकर राहुल को अगले साल जयपुर विश्वविद्यालय में रखना चाहता है। बिल्कुल, राहुल को जरूर विदा करना चाहिए। राहुल लखनऊ से है न, इतना दूर उसे विदा करना जरूरी है। हॉस्टल 104। राहुल ने बैकपैक निकाला और कपड़े पैक करने लगा। टप टप टप। तभी कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज आई। गणित संकाय के डीन, ग्रेड डायरेक्टर, टीचिंग डायरेक्टर और अन्य लोग अंदर आए। राहुल, पैकिंग कर रहे हो? आओ हम मदद करते हैं, हरेंद्र ने हंसकर कहा। फिर डीन, ग्रेड डायरेक्टर, टीचिंग डायरेक्टर और प्रोफेसरों ने कपड़े तह करने, रजाई मोड़ने और जूते साफ करने में मदद शुरू की। ये देखकर अमित यादव, चिराग गुप्ता और मोहन गुप्ता का मुंह खुला रह गया। डीन और नेता एक छात्र के कपड़े तह कर रहे हैं। यह उनकी कल्पना से परे था, जैसे सपना हो। हालांकि डीन और नेता कुशल नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। जल्द ही कपड़े और रजाई तह हो गए और जूते चमक रहे थे। राहुल भी हैरान था। डीन, हरेंद्र, ये आप क्या कर रहे हैं? हरेंद्र ने हल्का खांसा। हमें पता चला कि तुम छुट्टियों के लिए जा रहे हो। शिक्षक के रूप में हमें तुम्हें विदा करना चाहिए। पास खड़े प्रोफेसर और डायरेक्टर भी बोल पड़े। राहुल, तुम लखनऊ से हो न, इतना दूर अकेले जाना सुरक्षित नहीं। हमने गाड़ी तैयार की है। राहुल, ये सब घर ले जाना है। फिर डीन, डायरेक्टर और प्रोफेसरों ने राहुल का बैग उठाया और उसे बाहर ले गए। हॉस्टल में सिर्फ चिराग, अमित और मोहन रह गए, अवाक। डीन को पता चला कि राहुल छुट्टी पर जा रहा है, तो वे उसे विदा करने आए। राहुल लखनऊ से है, जो दूर है, इसलिए असुरक्षित। हम भी तो छुट्टियों पर जा रहे हैं, शिक्षक हमें विदा करने क्यों नहीं आए? राहुल का लखनऊ 100 किलोमीटर दूर है। हम तो सैकड़ों किलोमीटर दूर के प्रांतों से हैं। हमें कोई चिंता क्यों नहीं? ये बातें चिराग, अमित और मोहन ने मन में ही कही। आखिर में वे सिर्फ आह भर सके। राहुल डीन और डायरेक्टर्स के साथ एक लग्जरी बस में सवार हुआ। बस में सभी ने उसका खूब ख्याल रखा। 1.5 घंटे में बस लखनऊ की 4 गलियां पहुंची। राहुल के माता पिता रमेश शर्मा और दया शर्मा को देखकर सभी ने तैयार किए उपहार निकाले और हंसते हुए आगे बढ़े। आप राहुल के माता पिता हैं। मैं हरेंद्र सिंह, जयपुर विश्वविद्यालय के गणित संकाय का डीन। हमें चिंता थी कि राहुल अकेले लखनऊ आएगा, तो हम उसे छोड़ने आए। ये छोटा सा उपहार है। आपको नया साल मुबारक। मैं महेश जैन, गणित संकाय का ग्रेड डायरेक्टर। ये छोटा उपहार आपको खुशी और स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। मैं काजल शाह, गणित संकाय की टीचिंग डायरेक्टर। नया साल मुबारक। उद्धरण चिन्ह ... रमेश और दया ने लोगों की बातें सुनी, उनके हाथों में उपहार देखे और उनके चेहरे मुस्कान से खिल गए। शुक्रिया, शुक्रिया। सब अंदर आइए, चाय पीजिए। जयपुर विश्वविद्यालय भारत का प्रमुख विश्वविद्यालय था। वहाँ के डीन और डायरेक्टर बड़े प्रोफेसर थे। आमतौर पर वे टीवी और खबरों में 1-2 प्रोफेसर देखते थे। आज इतने सारे असली लोग एक साथ देखे, उपहार और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। यह अविश्वसनीय था। आप लोग थोड़ा आराम करें, मैं खाना बनाती हूँ, दया ने उत्साह से कहा। खाना? इतने लोगों के लिए बड़ा बोझ, कितना थकाव होगा। राहुल ने कहा, माँ, खाना बनाने की जरूरत नहीं। डीन और डायरेक्टर मुझे छोड़ने आए थे, वे जल्दी जाएंगे। फिर उसने कहा, डीन, डायरेक्टर, चिंता न करें, मैं अगले साल समय पर स्कूल आऊंगा। राहुल मूर्ख नहीं था, बल्कि बहुत चतुर था। उसे समझ आया कि डीन और डायरेक्टर उसे उपहार और शुभकामनाएं देने क्यों आए। वे डर रहे थे कि वह अगले साल जयपुर विश्वविद्यालय न आए। वास्तव में उनके बिना भी राहुल वापस आता। पिछले कुछ महीनों में उसे विश्वविद्यालय में आज़ादी और सुकून मिला था। उसने कॉलेज जीवन का पूरा आनंद नहीं लिया था। राहुल की बात सुनकर डीन और डायरेक्टर के चेहरों पर खुशी छा गई। हाँ, राहुल सही कह रहा है, हम अभी जा रहे हैं। खाना बनाने की जरूरत नहीं, परेशानी मत लीजिए। वे समझ गए कि राहुल उन्हें खाने के लिए नहीं रोकना चाहता। खाना उनके लिए मायने नहीं रखता था। राहुल का अगले साल जयपुर विश्वविद्यालय आना ही काफी था। अगर खाने के लिए रुकने से राहुल नाराज हुआ तो पछतावा करना पड़ता। डीन, डायरेक्टर और प्रोफेसरों ने अलविदा कहा और तेजी से बस में चढ़कर चले गए। दया ने शिकायत की, राहुल, तूने डीन और बाकियों को क्यों जाने दिया? उनके पास काम है। क्या हमारा परिवार साथ में खाना बेहतर नहीं? माँ, मैंने तुम्हारी स्टिकी फिश कब से नहीं खाई, आज बनाई है। राहुल ने पूछा। दया ने हंसकर कहा, चिंता मत कर, तुम्हारे पापा सुबह ही मछली लाए थे, जल्दी तैयार हो जाएगी। छप छप। रसोई में सब्जी धोने की आवाज के साथ तेल का धुआं उठने लगा। जल्द ही स्वादिष्ट व्यंजन एक एक कर मेज पर आए। परिवार ने साथ खाना खाया, बहुत गर्मजोशी और सुकून के साथ। राहुल इस भोजन से बहुत संतुष्ट था। वह नर्म सोफे पर लेटकर फोन चलाने लगा। तभी उसने देखा कि हाई स्कूल के सहपाठियों का ग्रुप, जो आखिरी क्लास रियूनियन के बाद चुप था, आज सक्रिय था।
हरीश गुप्ता, क्या तुम्हें पता है, हमारे क्लास टीचर रमेश मेहता को ट्यूमर है। वे लखनऊ सेंट्रल अस्पताल में भर्ती हैं। शैलेंद्र मेहता, क्या सर को ट्यूमर। यशस्वी काले, उम्मीद है सर ठीक हों। गायत्री शाह, सर इतने अच्छे हैं, अचानक ट्यूमर कैसे। ललित दास, लखनऊ में कोई सहपाठी है, साथ में सर को देखने चलें। हरीश गुप्ता, मैं यही कहने वाला था। शैलेंद्र मेहता, मुझे गिनो, साथ चलेंगे। वैसे समय क्या तय करें। ललित दास, आज ही चलें। विश्वजीत राव, मैं जयपुर में हूँ लेकिन सर बीमार हैं, मुझे वापस आना होगा, थोड़ा रुको, मैं अभी आता हूँ। गायत्री शाह, अफसोस मैं दूसरे प्रांत में हूँ। ललित दास, कोई बात नहीं, हम प्रतिनिधि बनकर जाएंगे। इन संदेशों को देखकर राहुल के दिमाग में रमेश मेहता की छवि उभरी। हाई स्कूल में जब वह सड़क किनारे नाश्ता खरीदता था, रमेश मेहता अक्सर पैसे दे देते थे। बारिश में उन्होंने अपनी छतरी राहुल को दे दी थी। ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन दिल को छूती थीं। क्लास टीचर बीमार हैं, उन्हें देखना जरूरी है। राहुल उठा और बाहर निकला। उसे याद आया कि डीन और डायरेक्टर उसे बस में लाए थे और उसके पास कार नहीं थी। उसने टैक्सी बुलाई और लखनऊ सेंट्रल अस्पताल की ओर चल पड़ा। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब